नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हम बात करें तो क़यामत की रात है। कल वोटिंग होगी 7th फेज़ की, यानी कि सारी वोटिंग कल ख़त्म हो जाएगी और 4 जून को डब्बे खुलेंगे। उन डब्बों में निकलेगा भारत का अगला प्रधानमंत्री। वैसे तो निकलेंगे सांसद, लेकिन वो सांसद बनाएंगे प्रधानमंत्री। अब की बार वो सारी गिनती मिनती टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। अलग अलग किस्म के विश्लेषण हो रहे हैं, अलग अलग किस्म का नैरेटिव भी बिल्ड किया जा रहा है। कोई आके कह रहा है कि नरेंद्र मोदी पिछली बार वाला जो रिजल्ट है उसको रिपीट करेंगे, तो कोई आके कह रहा है कि अब की बार बीजेपी बहुमत नहीं पा रही। अलग अलग किस्म के विश्लेषण हैं, अलग अलग किस्म के डाटा हैं। हम उन सारे डाटा और विश्लेषणों के ऊपर भी बात करेंगे और ये आज एक हिसाब से इस क़यामत की रात में ये देखने की कोशिश करेंगे, टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि वो सारे विश्लेषण, वो सारे नैरेटिव कहाँ पर खड़े होते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम ज्ञान से। ज्ञान यहाँ पर PhD के स्टूडेंट हैं। ज्ञान भाई, मेरे को आप ये बताइए, आप लगातार विश्लेषण देख रहे होंगे। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी बहुमत नहीं पा रही, लेकिन वो NDA की सरकार बना देते हैं। वो 260 बोलते हैं और 290 का एक आंकड़ा देते हैं। बहुत सारे पत्रकार भी उस आंकड़े से सहमत दिखते हैं। आपका क्या कहना है इस पूरे आंकड़े पर? नहीं, दो बात तो स्पष्ट है। जैसे मौसम खुश्क है, हाँ। तो आंकड़े भी ऐसे ही खुश्क से लग रहे हैं कि कोई क्लैरिटी नहीं है ना। हाँ। योगेंद्र यादव थोड़ा सा तो कांग्रेस ही यही है अभी तो, है ना। हाँ। उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से हो रहे हैं। बट जो लग रहा है ना, जिस तरह का इलेक्शन चला है या उससे चल रहा है, तो NDA मुझे लग नहीं रहा कि बहुमत के पास पहुंच जाएगा। आपको लग नहीं रहा कि NDA बहुमत के पास? प्रशांत किशोर का एक नैरेटिव, रमन मैं आपको चाहूँगा कि आप जरूर आएँ। अच्छा, आप नहीं बात करेंगे तो प्रशांत किशोर का एक नैरेटिव कि पिछली बार जितनी सीटें पा रहे हैं। प्रशांत किशोर की यार एक तो मंशा है ना, बिहार में जिस तरह से वो एक्टिव है ना, वो पहले भी। और ये भी बात नहीं है कि वो बंदा कोई फेक बात कर रहा है ना, डेटा तो उसके पास है ही है और उससे कोई ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं है। पर जिस अंदाज से वो बोल रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि उसकी बातों में कोई दम है ना। उसका कारण ये है कि जैसे मोदी ने पिछले रिजल्ट प्रूव किए हैं ना, और उसमें बहुत सारे लोग, जितने भी यूट्यूबर और जो भी लिबरल थे, है ना, वो गलत प्रूव हुए हैं ना। उन्होंने कहीं मोदी को हराने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश से जा रहा है, छत्तीसगढ़ से जा रहा है, राजस्थान से जा रहा है ना। वो एकदम से हाथ मसल के बैठ जाते थे। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली है बंदे को कि मेरी क्रेडिबिलिटी ना कहीं लूज हो जाए। अच्छा, इसलिए वो एक हिसाब से आपको लग रहा है कि वो उस वेट दे के बोल रहा है। मोदी के चमत्कार का एक डर तो है ना। अच्छा, तो उस चमत्कार के डर पे बोल रहा है। लेकिन हम एक ऑब्जेक्टिव गिनती करने की कोशिश करते हैं। आप सारे लोग जितने भी बैठे हैं, आप भी सारे विश्लेषण देख रहे होंगे, अलग अलग राज्यों से बात भी कर रहे होंगे। मैं भी बहुत सारी जगह घूम के आया हूँ। तो एक मोटा मोटा हिसाब अभी ये लगाने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी को कितना डेंट हो रहा है या बीजेपी कितना गेन कर रही है, उससे एक अंदाज़ा हो जाएगा। साउथ इंडिया से शुरुआत करते हैं, तमिलनाडु से शुरुआत करते हैं। स्टालिन ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो फेडरलिज्म के इशू उठाते रहे और एक हिसाब से वहाँ पर भाषाई आधार पर जो चीज़ें होती हैं, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का भी विरोध दिखा और एक RSS वहाँ पर पैर नहीं जमा पाई। लेकिन अन्नामलाई को जिस हिसाब से राजदीप सरदेसाई इंटरव्यू कर रहे हैं, लोग प्रमोट कर रहे थे, क्या लग रहा है अन्नामलाई खुद की सीट जीत पाएंगे? बीजेपी खाता खोल पाएगी वहाँ पर? बीजेपी खाता तो नहीं खोल पाएगी, ये तो मुश्किल। तो 39 की 39 सीटें, हाँ, उसी को जाएंगी यूपी। अच्छा, इंडिया अलायंस को आप मान रहे हैं। तो बीजेपी परसेंटेज उसका बढ़ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। है ना, एक सीट आ जाए, वो भी जब मोदी वेव होती तो हम बोल सकते थे कि यार एक नहीं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब उस तरह का मोदी का कोई करिश्मा हमें नजर नहीं आ रहा कि वो सीट निकल जाएगी, है ना। तो मतलब पिछली बार भी 0 थी और अब की बार भी बीजेपी 0। परसेंटेज उनका बढ़ सकता है, दूसरे तीसरे नंबर से दूसरे पे आ जाएंगे, 2-4 सीट 10 पे आ सकते हैं ना। केरला सूबे के बारे में क्या आपका ओपिनियन है? केरल में तो स्पष्ट ही है ना, या कांग्रेस को एज रहेगा बहुत बड़ा, 15 या 16 सीटों का, है ना। वहाँ तो लेफ्ट की सरकार है, CPIM और CPI के साथ उनका अलायंस भी, जो LDF करके लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो बनाते हैं, वो भी चुनाव लड़ रहा है। वो ऐसे ही है ना जैसे केजरीवाल है दिल्ली में, है ना। तो वो जब लोकसभा चुनाव होते हैं कोई सीट नहीं जीत पाता। और अब कांग्रेस है तो फ्रंट पे तो ऑब्वियसली है कि कांग्रेस को बहुत बड़ा है वहाँ पे। तो बीजेपी को कोई सीट आती दिख रही है केरल? नहीं, एक तो सीट पे उनकी वोट परसेंटेज 1-2 पे, वो भी ज़्यादा नहीं है। हाँ, वोट परसेंट बढ़ेगी। हाँ, लेकिन कुछ होगा। हाँ, दूसरे नंबर पे आ जाए शायद। और उससे ऊपर हम जब चलते हैं तो कोस्टल रीजन ही अगर हम पकड़ लें तो कर्नाटका आता है। कर्नाटका में पिछली बार का रिजल्ट आपको ध्यान होगा, 27 सीटें बीजेपी के पास थी। लेकिन अगर हम बात करें तो अब की बार
कांग्रेस वहाँ पर जीती है। और वहाँ के बहुत सारे लोकल लोग कह रहे हैं, जो लोकल एक हिसाब से जो जिनकी एग्जैक्ट कर्नाटका विधानसभा चुनाव में भी एक हिसाब से एग्जिट पोल थे, वो लोग भी कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी को नुकसान। आप कितनी सीटें बीजेपी का नुकसान कर्नाटका में मान के चलते हैं? 50-50 का मान रहा हूँ मैं, 14 का। 14 सीटों का नुकसान मान रहे हैं। हाँ। कोई और साथी कोई ऐसा मत हो इस बात से कर्नाटका के ऊपर? 10 या 12 10 या 12 का नुकसान आप मान रहे हैं। तो मतलब जो कंजर्वेटिव साइड है वो 10 का नुकसान मान रही है, और जो थोड़ा सा एज दे रही है वो 14 का मान रही है। ठीक है, तो हम इस आंकड़े को क्या हम कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं? तो इस आंकड़े को आप लिखते रहिए। मैं संदीप से रिक्वेस्ट करूँगा, संदीप मेरे साथी पत्रकार हैं और ये भी पंजाब हरियाणा कई जगह पे घूमे, इनसे भी हम बात करेंगे। उससे अगले सूबे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम मतलब उसके साथ वाले सूबों की बात करें, गोवा एक बचता है, गोवा में क्या अंदाज है आपका? 2 सीटें एक कांग्रेस को, एक बीजेपी को। पहले तो दोनों बीजेपी को थी। हाँ, अब इस बार नहीं। इस बार एक सीट का आप नुकसान हुआ। 2 का भी हो सकता है यार, गोवा एक ऐसी स्टेट है कि लिबरल की, अगर बीजेपी को भी 2 हो सकती है और कांग्रेस को भी। तो आप गोवा कांग्रेस को मान के चल रहा हूँ कि आप आम आदमी उसके साथ है, तो हाँ एक फिर भी हम थोड़ा एक का आप मान के चल रहे हैं। और अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में देखिए कांग्रेस की सरकार आई है अभी, और हाँ। अच्छे बहुमत से आई है। हाँ तो सोच ये रहे हैं, देखिए जो आ रहा है कि बीजेपी वहाँ बढ़ेगी। हाँ पिछली बार 4 सीट थी, 6 हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। पर मैं ये मान नहीं रहा हूँ कि उनका वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा, हाँ। पर वो 4 से 5 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, एक सीट का। तो एक सीट अगर आप लिख लें कि जो कर्नाटका में जो बीजेपी खो रही है, एक सीट तेलंगाना में हासिल कर रही है। उड़ीसा कोस्टल रीजन वो भी, और उड़ीसा में ये कहा जा रहा है कि बीजू पटनायक कमज़ोर होते जा रहे हैं। पिछली बार भी बहुत सारी सीटों पे 50,000 से कम का मार्जिन भी था वहाँ पर, और बीजेपी एक हिसाब से इलेक्शन लड़ने में मानी जाती है, और उन्होंने वहाँ पर बहुत जोर लगाया है। अमित शाह लगातार वहाँ पर रहे। तो उड़ीसा का क्या अंदाज है कि आपको कितनी सीटें उड़ीसा में बढ़ रही हैं? पिछली बार उनके पास 8 सीटें थी वहाँ पे, हाँ तो तब तो वो फ्रेंडली मैच खेल रहे थे, एक बात से ये भी था ना। अब लड़ाई उनकी आमने सामने की है, हाँ और बीजेपी के पास वहाँ जो वर्कर या वो चीज़ें नहीं है। हाँ दूसरा है कि बीजेडी के साथ महिला वोट बहुत ज़्यादा है, आपको पता है उसकी जो योजनाएं हैं। तो मैं मान रहा हूँ कि 10 मैक्सिमम, बीजेपी 10 मैक्सिमम। और तो नीचे भी आ सकती है, मैं ये भी बता रहा हूँ। जैसे और नीचे भी वो आप संबित पात्रा वाला जो मामला हुआ, जिसमें उन्होंने भगवान जगन्नाथ से बड़ा नरेंद्र मोदी को, इवन कार्यकर्ता बता दिया भगवान जगन्नाथ को नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा इशू है, और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक और बहुत रिलीजियस आप मानते हैं उनके। रिचुअल बहुत ज़्यादा। तो आपके हिसाब से कितना गेन कर रही है बीजेपी वहाँ पे? 2 सीट का मैक्सिमम 2 सीट और का। उसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है कि कहीं नुकसान भी ना हो जाए बाद में 12 सीट पे जो चुनाव हुआ है। तो आप कितना मान रहे हैं रमन? उड़ीसा हाँ, बीजेपी 10 तो पर 10 से ज़्यादा तो नुकसान। अगर हम बीजेपी गेन करूँगी, गेन करेगी, आप कितना? ये 2 सीटें गेन करने की बात मैं करें, ज़्यादा करूँगी, 4 तक करूँगी। 4 से 5। तो ये आप एक डेटा नोट करते जाएं संदीप। इसके अगला स्टेट आंध्र प्रदेश। अब की बार मतलब लोग ये कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा सूबा है जिसके हाथ में शायद देश की सत्ता भी हो, जगन रेड्डी की, और अगर हम बात करें टीडीपी वाले चंद्रबाबू नायडू की, सबसे ज़्यादा पूछ हो सकती है। 25 सीटें अगर हम बात करें, 6 सीटों पे बीजेपी लड़ रही, 19 पे टीडीपी लड़ रही है। और वहाँ पर जिस हिसाब से, हालांकि अलायंस के बाद चंद्रबाबू नायडू को अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना पड़ा कि बीजेपी का मैनिफेस्टो और हमारा मैनिफेस्टो अलग है। कई मामलों पे सफाई देनी पड़ी। उसका एक रीज़न क्रिश्चियन वोटें हैं वहाँ पर, एक रीज़न मुसलमान वोट भी हैं, आदिवासी वोट भी हैं, और एक वहाँ पर चेतना का स्तर भी है। खासकर हम अगर आइडेंटिटी, तेलुगु आइडेंटिटी को लेकर अगर बात करें, उस चीज़ का नुकसान हुआ है बीजेपी को। आपने देखा भी होगा रिजर्वेशन पे मुस्लिम मिनॉरिटी को जो लेके 6 सीटों पर वो लड़ रही है। हाँ। बट मैं मानता हूँ मैक्सिमम वो 2 या 3 सीटें। तो आप गेन मान रहे हैं आंध्र प्रदेश हाँ, में? 2 सीटें हो सकती हैं। तो 2 सीटें गेन आप आंध्र प्रदेश में लगाकर चलिए। वैसे जगन की सरकार जाएगी या बचेगी? जगन की सरकार शायद ही जाए, शायद ही शायद पॉपुलर लग रहा है एक, मतलब कि नहीं नहीं पॉपुलर है उसकी योजनाएं जो भी हैं। अच्छा, तो आंध्र प्रदेश में आपका क्या मानना है? यही जगन रेड्डी की जिन्नी पॉपुलैरिटी है, मतलब खास तौर पर जी लास्ट वाली जी उन्हें बस यात्रा जी करी सी, वो तो बात लग रहा भी यार वो ठीक ठाक पोजीशन 'ਚ ਰਹੂਗਾ। मैं बीजेपी 1-2 सीटां गेन कर जूगी, पर मतलब बाय एंड लार्ज जगन के हत्थ चीज़ां रहणगीਆਂ। टीडीपी ਦੀਆਂ सीटां ज़्यादा हो जाएंगी। अच्छा, टीडीपी की सीटें बटेंगी। हाँ, टीडीपी ਦੀਆਂ सीटां
तो टीडीपी को लोग कह रहे हैं कि वो 4 जून को भी पता चलेगा कि वो एनडीए में है या नहीं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू बहुत अनईजी भी रहते हैं नरेंद्र मोदी से। आपका क्या, आपको क्या? इवन टीडीपी नहीं, जेडीयू का भी सेम ही है कि इनका भी कुछ भी हो सकता है अगर इनकी 10-12 सीटें आ गई तो। अच्छा, महाराष्ट्र सूबा जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बातें हुई कि एक बड़ा नुकसान बीजेपी को और एनडीए फोर्सेस को कहीं पे होगा तो महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि असली शिवसेना और असली एनसीपी की लड़ाई तो है ही है, साथ में वहाँ पर अम्बेडकराइट फोर्सेस ने कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का जो नुक्ता सबसे पहले महाराष्ट्र के दलितों ने निकाला कि बाबा साहब का जो एक हिसाब से, क्योंकि आप देखिए कि वहाँ पर अम्बेडकराइट सेक्शन एक मूवमेंट से भी जुड़ा रहा है और उनकी पॉलिटिक्स भी है। क्या लग रहा है आपको कि महाराष्ट्र सरप्राइज करेगा या नहीं करेगा? मैं वहाँ 2 साल रहा हूँ पुणे में और 1 साल रहा हूँ बॉम्बे में। जो वहाँ का कल्चर है ना, वो टोपी पहनी, न्यूज़पेपर पढ़ने और कॉन्स्टिट्यूशन को लेके खासकर, है ना, जितना मतलब 26 जनवरी को वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसका बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना है। और उसके बाद मराठवाड़ा आ गया, ठीक है, जहाँ पानी की और ये समस्या है। और एक वो स्टेट इमोशनल स्टेट है उनके, देखोगे ना कल्चरली लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल ही हैं वो, या शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे की, उसके साथ वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनका एक लगाव है। और बीजेपी जो बीजेपी का हिंदुइज्म चलता था वो शिवसेना ही थी कि एक साथ में मिलके जो उनका कार्यकर्ता इतना कट्टर या रिजिड या उस बातों को मराठी मानुस वाली फैलाने में, तो बीजेपी को वहाँ, बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं, कम से कम 6 या 7 सीटों का नुकसान है, कम से कम। ज़्यादा हो सकता है 12-15 का, पर 6 या 7 सीटों का हम मान के चलिए कि इनको नुकसान है बीजेपी को। और अगर हम बात करें शिवसेना असली का जो लड़ाई है या फिर एनसीपी की असली होने की जो लड़ाई है, वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा गेन किया है। यही बीजेपी की एनडीए की समस्या है कि जो उसके साथ दल है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर बीजेपी 240 पे भी अटक गई, 250 पे भी लगा लो, तो उससे आगे उनको क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। अच्छा, उनको दिक्कतें हैं। हाँ, उसके लाइन्स में कौन है? टीडीपी, उसका हमें कोई भरोसा नहीं है। जेडीयू की आप बात कर रहे हो, ठीक है, और ये जो अजीत पवार और दूसरा जो है। तो महाराष्ट्र में आप मोटा मोटा जो इंडिया अलायंस है उसको कितनी सीटें दे रहे हैं? मैं उसको 27 से 28 सीटें मान के चल रहा हूँ इंडिया अलायंस को। अभी के तौर पे तो उनके पास शायद 5 सीटें हों। 5 भी नहीं बची ना, वो भी चले गए। हाँ। तो जो आने वाला है उसमें मैं उनको 27 से 28, जिस तरह की खबरें भी आ तो रही आप हैं। 25 कम से कम गेन मानिए कि इंडिया अलायंस 25 सीटें गेन कर। बीजेपी ਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। अच्छा, बीजेपी ਕੋਲੇ 23 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 23 ਚੋਂ ਮਤਲਬ 3-4 ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, 5 ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। अच्छा, ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ एनडीए ਦਾ, बीजेपी ਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। तो आप बीजेपी का नुकसान मान के चलिए 5 सीटों का। और एक महाराष्ट्र के बारे में बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन मेरी बात हो रही थी महाराष्ट्र में जो एक हिसाब से हिंदुत्व का प्रभाव भी रहा, नागपुर आरएसएस की कार्यशाला रही है, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स तो है वहाँ पर खड़ी रही है, लेकिन जो आप कह रहे हैं असली शिवसेना उसका असली रूप है, जो उसकी है ना, लैंग्वेज को लेकर, मराठी को लेकर, हिंदुत्व को लेकर बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान यही हुआ है। और आरएसएस बोलती भी रही है कि इनके ये काम मत करिएगा, है ना, तो उन्होंने अमित शाह या मोदी ने उनकी नहीं सुनी और उसका नुकसान है। अब सेंट्रल भारत पर अगर हम पहुँचें तो उससे पहले 2 छोटे छोटे सूबे सेंट्रल भारत का हिस्सा ही हैं, दोनों छोटे छोटे सूबे झारखंड और छत्तीसगढ़। झारखंड, हेमंत सोरेन जेल में डाले गए, क्या उसका आदिवासी आइडेंटिटी पे कोई असर दिखता आपको? लास्ट टाइम ये था कि वो बहुत सारी पार्टी अलग अलग से लड़ी थी वहाँ पे। बीजेपी का वोट शेयर 28% समथिंग था, हाँ। और बीजेपी को 9 और 10 सीटें थी जो उसके लाइन्स में थी। तो इस बार उनको मान के चलिए कम से कम 5 या 4 सीटों का नुकसान है, कम से कम। तो हम 5 सीटों, आपका क्या इसमें है रमन? झारखंड झारखंड 2 सीटां ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ बीजेपी ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो जो कंजर्वेटिव आइडिया है वो 2 सीटें, और आप जो 5 सीटें आप कह रहे हैं, 5 सीटों। और छत्तीसगढ़ मुझे लग रहा है सेम ही रहेगा। छत्तीसगढ़ में मैं भी कोई नुकसान नहीं देखता। आपका? ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਭਵੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਨਾ, 1 ਸੀਟ ਹੀ ਆਊਗੀ ਬਸ बीजेपी ਦੀ, ਇਹਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ तो मतलब सेम छत्तीसगढ़ में ना गेन है ना। बीजेपी हाँ। नहीं करूँगी सीट। ठीक है। और अगर हम उससे थोड़े बड़े सूबों की तरफ बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश एक आता है। मध्य प्रदेश में मैं खुद भी था, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया, इसलिए मेरे को लोगों ने ट्रोल भी किया कि मध्य प्रदेश जब एक पासा था, जब उसमें कोई कुछ था ही नहीं, इलेक्शन ही नहीं था, तो तुम इतने दिन क्यों वहाँ पर पड़े रहे? मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आपका कोई उम्मीद है? जो मुरैना वाली सीट का लोग कह रहे थे, रतलाम का कह रहे थे, कांतिलाल भूरिया का, या फिर नकुलनाथ का कह रहे थे छिंदवाड़ा का। छिंदवाड़ा में पैसा बहुत बांटा है, करीब 50 करोड़ रुपए लगा दिया गया होगा। पर मैं फिर भी मान रहा हूँ कि इतना हिंदुत्व, मैंने अपनी ज़िंदगी में उत्तर प्रदेश खूब घूमा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की मेरे दिल में इज्जत बढ़ गई मध्य प्रदेश देखने के बाद। मध्य प्रदेश
चरम सीमा पर है हिंदुत्व के। अंदर वहाँ खूब चला है और कांग्रेस ने उस तरह से इलेक्शन भी नहीं लड़ा है। कैंडिडेट निकले ही नहीं, कैंडिडेट प्रचार नहीं कर रहे थे। मैं तो ये देखकर हैरान था। मैंने पूछा कि आखिरी बार पोस्टर कब लगे थे कांग्रेस के, तो बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने पोस्टर भी नहीं छपवाए। उन्होंने घर से बाहर काफिला जैसे लेकर घूमते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसीज बहुत बड़ी बड़ी हैं, हमारा तो डीजल का ही बहुत खर्चा हो जाएगा। मध्य प्रदेश में एक बात तो हुई है, कई सीटों में 10 या 12% जो वोट कम हुई है, खास करके इन्हीं सीटों पे हुई है। उसमें मुरैना हो गया, विंड हो गया, है ना। तो इसका कोई हो सके तो ठीक है, पर मुझे लग नहीं रहा कि कांग्रेस को कुछ मिलेगा। तो हम मध्य प्रदेश को, मेरे हिसाब से जितना मैं घुमा उसको आप सिफर मानिए कि कांग्रेस को गेन कर पाएगी। अब हम मेरे हिसाब से जो नीचे वाले इलाके हैं वो हो गए हैं। एक पश्चिम बंगाल बचता है। पश्चिम बंगाल में अमित शाह कह रहे हैं कि 35 सीटें आप हमें दीजिए। घुसपैठियों और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले पड़े भी रहे काफ़ी टाइम। अमित शाह वहाँ पर पड़े रहे और मतलब कैंप किया उन्होंने और चाहा कि पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स को बदलें, कम से कम 30 सीटें निकालें। आपको क्या लग रहा है, अमित शाह का वहाँ पर रुकना काम आया? क्या बीजेपी वहाँ से गेन करेगी? दो तरह का नैरेटिव है। एक तो यह है कि वहाँ 35% मुस्लिम है उसमें। दूसरा ये है कि कुछ जो है जैसे शुभेंदु अधिकारी आ गए हैं ना, उसके 2-3 सीटें मुझे लग रहा है कि बीजेपी गेन करेगी, कम से कम 23 या 24, 5 सीटों में गेन करेगी। 5 सीटों का आपका रमन? बीजेपी गेन करूगी, मतलब 3 तो 5 कितने भी कर जूगी। 5 सीट, तो 5 सीट पश्चिम बंगाल में बीजेपी गेन कर रही है, तो उसको भी आप उस खाते में डालिए। तो मेरे हिसाब से जो अगर हम साउथ इंडिया और एक हिसाब से सेंट्रल इंडिया भी अगर कहें वो हो गया है। नॉर्थ ईस्ट में असम ही बड़ा सूबा है, बाकी तो 1-2 सीटें हैं। क्या लग रहा है? असम की सीटें कंफ्यूज है थोड़ी, है ना। कभी लग रहा है कांग्रेस 50-50 ना हो जाए, और एक नैरेटिव ये भी है कि एक सीट पहले से भी कम ना हो जाए, तो एज इट इज़ रहेगा जो पहले ही है। तो और नॉर्थ ईस्ट की बाकी सीटों पे कोई उनका हमें कोई इतना क्लियर आइडिया नहीं। साइजेबल वो है भी नहीं कि सब पे 1-2 सीटें हैं, तो बीजेपी एक सीट गेन कर सकती है, ये मान के चलिए। कर सकती है, तो आप बीजेपी का 2 सीटें आप गेन मान के चलिए नॉर्थ ईस्ट में। हम थोड़ा और भी एज दे देते हैं बीजेपी को थोड़ा। अब इसके बाद जो सूबा आता है, जिस सूबे में हम एंटर करते हैं, वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर शुरुआत में बात थी कि देखो 2014 का चुनाव परिणाम रिजल्ट जो है वो रिपीट कर सकती है। उसका एक कारण ये था कि 2019 में बसपा और समाजवादी पार्टी का अलायंस था। लोग कह रहे थे कि अब की बार जो अलायंस है उसकी जो शुरुआत है, बेसिक जो शुरुआत है वो कम से है। बसपा और सपा के अलायंस से की जो शुरुआत थी वो 25% से थी। लोग कह रहे हैं कि इस अलायंस की शुरुआत 18-19% से ही है। और लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब की बार 2014 का रिजल्ट रिपीट कर सकते हैं। लेकिन 2 फेज बीते, दोनों फेज बीतते ही एकदम से नैरेटिव जो लोग थे वो बैक स्टेप आए। वो आ गए कि 2019 वाला ही रिजल्ट सेम रहेगा। लेकिन 5वें फेज में एंटर करते करते आपको पता है कि बहुत सारी गिनतियाँ करने वाले लोग बहुत कुछ कैलकुलेट करने लग गए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। मैं उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर बुंदेलखंड इलाके में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मैं घूमा, नगीना तक मैं गया। मैं पूर्वांचल मेरा रह गया कवर करना। तो मेरे को लग रहा है एक मोटा मोटा अंदाज़ा, मेरी जो गिनती है वो 55 से 60 की है। मैं मान रहा हूं कि बीजेपी को 7 सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश में होगा। आपका क्या? हम भी मतलब सभी लोग यही चर्चा कर रहे थे कि 6 या 7 सीटों को उनको नुकसान हो सकता है। जैसे कैराना होगी, है ना, उसके बाद मेरठ होगी, अमेठी का भी लग रहा है ना, उसके बाद मुजफ्फरनगर होगी, ठीक है, इवन मछली शहर की होगी, कौशाम्बी की होगी, ठीक है। ऐसी तो काफ़ी हैं, जैसे घोसी की होगी, ठीक है, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, तो जहाँ बीजेपी को ज़्यादा नुकसान है। जैसे फरुखाबाद में बीजेपी जीती थी, वो अपनी गलतियों से बड़ी बार उसको सपा रिटेन कर रही है अपनी सीटों को। फिर बदायूं हो गया, ठीक है, जो इनकी अपनी सीटें थी उसमें भी इन्होंने 2 सीटों का। तो आप 7 से 8 सीटों का नुकसान भी कम से कम मान रहा हूँ। तो कम से कम, और अगर जैसे जो बेव बता रहे हैं अगर वो सिक्का चला तो 5% का शिफ्ट, बहुत सारे जैसे जो योगेंद्र यादव जैसे बात कर देते हैं, 5 में से 1 तो भाई कह रहा था कि अब पिछली बार कांग्रेस को उसको बीजेपी को डाला, अब की बार नहीं डाल रहा। तो डिपेंड करता है कि आप क्लस्टर कहाँ से उठा रहे हो, है ना। अगर मुस्लिम एरिया में हो या यादवों के गढ़ में हो, वहाँ हो सकता है 8 में 8 भी बोल दें। बट सपा इस बार कुछ ना कुछ लेके चली है। 10% यादव हैं, 20% मुस्लिम हैं, और 2011 के बाद शायद मुझे लग रहा है वो 25 भी होंगे, जैसा आप भी एक दिन बात कर रहे थे कि मुस्लिम। और मुस्लिमों ने जिस तरह से प्लानिंग के साथ वोटिंग की है, और उसका दूसरा है कि वोट परसेंटेज कम हुआ है बहुत सारी सीटों पे। और जैसे उन्होंने टिकट बांटी है ना, यादवों और मुस्लिमों को छोड़ के सभी समाज को, कास्ट पे इलेक्शन हो रहा है।
यूपी का आपको यूपी का, हाँ। और दूसरा ये है कि इतने राम मंदिर का ना चल पाना भी। ना चल पाना भी, इवन आप देख लीजिएगा इसमें अयोध्या की जो सीट है ना, वो भी फंसी कह वो रहे हैं। भी फंसी, मैं जो देख रहा था। तो वो ये तो मुझे याद है कि जब बाबरी मस्जिद का पूरा मामला था, जब बाबरी मस्जिद ढाई गई, उस साल भी बीजेपी को वहाँ से हम सबको पता है कि हार का सामना का था। सामना। और दूसरा ये कि हमें वैसे लग रहा है कि 14 में ये कांग्रेस के एंटी था इलेक्शन। बीजेपी के पास उतना उस तरह का स्ट्रॉन्ग कैडर नहीं है अभी भी। यूपी बहुत बड़ा है, जैसे समाजवादी पार्टी के पास है, या कोई लठैल कैडर है। राजपूत जो उनका था वो तो बात ही नहीं करने देते मोदी के खिलाफ, सोशल मीडिया जो भी देख लो। अब तो उसका थोड़ा सा वेब में बहुत नुकसान हुआ है। और 7 फेज में चुनाव कराना, खास करके अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था बीजेपी का, इसकी सबसे बड़ी मुझे लग रहा है कि खामी रही है बीजेपी। यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा रहा उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में 5 सीटें। मैं उत्तराखंड में मेरी खूब बात हुई, एक दिन मैं हरिद्वार जाके भी आया। मुझे उत्तराखंड से कोई उम्मीद नहीं है, 5 की 5 बीजेपी। आपको कुछ दिखता हो? मुझे पौड़ी सीट लग रही है, जैसे मैं उसका देख रहा था। तो आप, मैं 5 की 5 सीटें, 5 ਦੀ 5 तो कोई नुकसान, हम अब आपके इस चीज़ को, पौड़ी वाली चीज़ को 2 लोग हैं तो खारिज करते हैं। ठीक है, तो हम राजस्थान में एंटर करते हैं। राजस्थान का इलेक्शन बहुत अलग किस्म का रहा। जैसे एक नैरेटिव ये भी पिच किया गया कि जहाँ पर बीजेपी, हालांकि हम बिहार छोड़ रहे हैं, बिहार, हम राजस्थान पे जाने से पहले बिहार चले जाते हैं। हम सेंट्रल इंडिया की बात करते करते एक ऐसे सूबे को भूल गए जिसकी इंटरेस्टिंगली पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और हम बात करें तेजस्वी यादव को कमर में चोट लगी, लेकिन फिर भी रैलियां जारी हैं। और अब की बार कहा जा रहा है कि जो सीटों का जो बंटवारा है वो थोड़ा वाइजली हुआ। हालांकि पूर्णिया की सीट पर पप्पू यादव के साथ जो टकराव हुआ उसको लोग कह रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए था। कन्हैया कुमार को बेगूसराय से लड़ा देना चाहिए था। ये सब बातें, तमाम बातें निकल के आई। फिर भी ये कहा जा रहा है कि CPI-ML को जिस हिसाब से उन्होंने साथ लिया, मुकेश सैनी को जिस हिसाब से साथ लिया, कांग्रेस को जिस हिसाब से साथ लिया है, उसमें एक हिसाब से ये कहा जा रहा है कि एक मैच्योर चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि वहाँ पे कम से कम 15 सीटों का नुकसान हो सकता है। नहीं, नुकसान तो हो सकता है, ये मैनेज किया है। पर जिस तरह से इलेक्शन लड़ना चाहिए, जो आपने बोला पप्पू यादव या कन्हैया, है ना, जिस ललकार के साथ लग रहा था कि बिहार पलटा, और बिहार के लोगों की साइकी भी ऐसी है कि पोलिटिकली होते हैं वो। यहाँ आप घास खोदने वाले से भी बात कर लो, वो भी बिहार की राजनीति पे नज़र रखता है। बट मुझे लग रहा है कि ये तो गलती हुई है। RJD से भी, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वहाँ उस तरह से नहीं पहुँचा जैसे अखिलेश के साथ उन्होंने बहुत शो किए हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में निकल के आया 2020 में कि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा स्पेस दे दिया था उन लोगों ने, और उसका नुकसान RJD को हुआ कि तेजस्वी सरकार नहीं बना पाए। और ये कांग्रेस का रहता भी है। मैं तो सच, कांग्रेस की वोट ट्रांसफर, या तो उनके पास कैडर नहीं है, हाँ। वैसे ही उनको वोट आती है, और उनकी वोट ट्रांसफर नहीं होती जिसके साथ लाइंस होता है कांग्रेस का। तेजस्वी उसने बहुत जोर लगाया, और उसने एक ही नैरेटिव, बेरोजगारी पे इलेक्शन लड़ा है, महंगाई पे लड़ा है, मुद्दों पे लड़ा है, और बहुत ज़्यादा रैलियाँ की। कितना नुकसान? वही 15-16 सीटों का, 15-16 कम से कम। पिछली बार तो एक ही सीट थी, अब की बार 15 गेन कर रही है। तो मेरा भी यही आंकड़ा है कि 15 सीटें आप बिहार में मान के चलिए। आपका कोई आंकड़ा? ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕੁ ਘਟਣਗੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं घटनियां, 2 3 4 नीतीश की घटेंगी या फिर जो अलायंस पार्टनर हैं चिराग पासवान उनका? हाँ, मतलब वो NDA ਦੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, बीजेपी कोई ज़्यादा नहीं घट रही। अच्छा। इनका 21 का आंकड़ा चल रहा है ना, हाँ नीतीश का, और दूसरा उसका लोक जनशक्ति पार्टी जो उनकी है, हाँ, चिराग का। क्योंकि चिराग को अब भूमिहार वोट नहीं दे रहा, आपको पता होगा। ये तो नीतीश ये भूमिहारों का बहुत बड़ा नेता है, और वो बोल रहे हैं वोकली कि यार इसको सबको सिखा, कुर्मी सॉरी। तो ये है। हालांकि भूमिहार भी वोट नहीं करता है LJP को। और आप मान के चलिए एक जो कंजर्वेटिव साइड है वो 10 सीटों का मान के चलिए, और जो प्रोग्रेसिव साइड अगर हम कहें वो 15 सीटें कह रही हैं। तो बिहार की पॉलिटिक्स पे मेरा भी अंदाजा 15 सीटों का है। बिहार सरप्राइज कर सकता है, सरप्राइज भी कर सकता है। ये भी हो सकता है कि वो फिर 30+ हो जाए, या फिर 20-20 हो जाए। बिहार है, जैसे तेजस्वी की रैली हुई हमें लग रहा है, पर उसके बाद जैसे सुनने में आ रहा है कि महिला ने वोट दी है BJP को भी और JDU को भी। अगर हम बात करें, अब राजस्थान की तरफ बढ़ें, राजस्थान में जब बात चली तो एक नैरेटिव ये पुश किया गया कि कांग्रेस जहाँ पर अकेला लड़ रही है वहाँ पर उसने खाते खाली करवा रखे हैं। उसमें मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, वहाँ कोई लोकल, सिर्फ जो चैत्र बसावा वाली सीट थी गुजरात में, उसमें कुछ नजर आया, लेकिन वो भी अलायंस की सीट है, आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं, BTP का कार्डर है, भारत ट्राइबल पार्टी का, छोटू भाई वसावा के पुत्र हैं। तो वो सारी चीज़ें बन के, और एक पुरुषोत्तम रपाड़ा की सीट भी खतरे में मान रहे हैं। तो 2 सीटें गुजरात में मोर और लेस
हो सकती थी। मैं मान रहा हूं कि आप गुजरात के मामले में 2 सीटों का नुकसान संदीप आप लगा के चलिए, 2 सीटें गुजरात से भी। उसमें आनंद की बात हो रही है, जहाँ राजपूत सबसे ज्यादा है, 60% राजपूत है आनंद सीट पे। तो आनंद सीट भी आप 3 सीटों का अगर बात चेतर का मैं मान रहा हूँ कि चेतर जीत जाएगा। जाएगा। चेतर का मैं भी मान रहा popularity हूँ, बहुत हालांकि ज़्यादा है। उनके जो फादर साहब हैं, अगर मेरा इंडियन पॉलिटिक्स में कोई बहुत अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त है तो छोटू भाई बसावा, हालांकि बूढ़े हो गए हैं और उस हिसाब से मेरे को भील आदिवासियों की जो पॉलिटिक्स है वो अट्रैक्ट भी करती है बहुत पॉलिटिक्स है। और एक उसका वो सॉन्ग चला गया जो शादियों में जो चेतर का सॉन्ग बना था ना, उसके बिना तो कोई शादी या जो वो समय लेकिन राजस्थान में भी यही रहा, जहां कांग्रेस अकेली थी, यानी कि मेवाड़ इलाका, कोई अलायंस नहीं था और मेवाड़ में चारों खाने चित। लेकिन फर्स्ट फेज के जो पोल देखेंगे आप, फर्स्ट फेज जो पंजाब हरियाणा से लगता हुआ इलाका, किसान आंदोलन का इलाका, सीपीएम से अलायंस, आरएलपी से अलायंस, उसके अलावा सिख और जाट वोटर बहुतायत में, वहां पर बीजेपी के एकदम से ब्रेक लगे और ऐसे ब्रेक लगे कि कई जगह वो महसूस कर रहे हैं कि हमने ये छेड़ा गलत छेड़ लिया। गंगानगर से शुरुआत करते हुए चूरू, सीकर, झुंझुनू और जयपुर ग्रामीण और वो फिर नागौर और वो एक पूरी बेल्ट, इवन लोग तो बाड़मेर तक का भी इलाके की मार कह रहे हैं। 10 सीटों का नुकसान प्रोग्रेसिव साइड वाले कह रहे हैं। मेरी जो वहाँ के आनंद चौधरी हैं, इंडिया टुडे के पत्रकार, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, उनसे शर्त लगी, वो कह रहे 5 सीटों का नुकसान है, मैं कह रहा हूँ 6 सीटों का नुकसान है। आपके हिसाब से कितना नुकसान? इसका नुकसान तो चल हम बाद में बात करेंगे। ये वो फेज था जिसने मोदी का मनोबल तोड़ा। हाँ, उस मनोबल यूपी के फर्स्ट फेज ने राजपूतों का विद्रोह, ठीक है, मुजफ्फरनगर, कैराना, ये खुल के, और मोदी इसमें साइकोलॉजिकली फंस गई। तो इसने यहाँ से ही शुरुआत हुई कि बीजेपी का जो नेरेटिव चेंज हुआ है या उनका साइकोलॉजिकली डाउनफॉल, जो उनको लगा कि यार चल नहीं रहा राम मंदिर। ये आपकी बात सही है कि 6 या 7 सीटें ही, तो उसमें भी अलायंस था ना बीजेपी का। आप देखो देखो इसमें यही है ना कि जहां पर कांग्रेस अकेली नहीं है, मेवाड़ में अकेली थी। अब जो ये हम सीटें गिनवा रहे हैं उनमें देखो आप पार्टियां कितनी हुई। भारत आदिवासी पार्टी हो गई, आरएलपी हो गई, सीपीएम हो गई, किसान आंदोलन प्लस जाट और सिख वोटर हम मान के चलें तो ये तो एक बड़ा अलायंस हो गया ना, बड़ा घेरा हो गया। इस वजह से उनके थोड़े पैर कांपे। ले मेवाड़ में अकेले थे सचिन पायलट का, सचिन पायलट सबसे बड़ी बात है। और उन्होंने जिस तरह से रैली की, जिस तरह से इलेक्शन लड़ा, तो सचिन पायलट को जितनी बदनामी विधानसभा के दौरान करने की कोशिश हुई वो सारी रिकवर मेरे को लग रहा है कि आज के टाइम पे लोकसभा में कर ली है। और सचिन पायलट एक कल्ट फिगर, मतलब अगर कांग्रेस का कोई सबसे मजबूत कैंपेनर रहा राहुल गांधी से भी ज्यादा, मतलब ये आपको अति लगेगा, आप लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी से भी बड़ा कोई कैंपेनर साबित हुआ तो सचिन पायलट साहब। उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि भी यहाँ भी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे डिमांड रही, उसकी उसको डिमांड लेके आइए आप। हाँ, तो ये 10 तक भी पहुँच सकता है पर लग नहीं रहा वैसे। अच्छा, आपका मैं 6 पे खड़ा हूँ, 5 या 6 आप मान के चलिए, 7 मान लीजिए क्योंकि ये 10 पे खड़े हैं तो 7 सीटें आप मान लीजिए कि एक बैलेंस कर लेते हैं। तो अब बारी आती है दिल्ली की। दिल्ली में जब अलायंस हुआ, 4 आम आदमी, 3 कांग्रेस, और ये कहा गया कि बस ये तो कांड हो गया बीजेपी का। लेकिन अमित शाह ने एकदम से ब्रेक लगाया। अमित शाह ने कहा कि हम तो 60% पे खड़े हैं भाई, ये तो दोनों मिल जाएं तो ऐसा नहीं हो रहा। और अमित शाह के बाद हम जब गिनतियाँ शुरू हुई उसमें लगा कि चांदनी चौक की सीट तो क्लियर हो सकती है, बाकी कोई सीट क्लियर नहीं बची। नहीं देखिए, ये तो आपका कितना आंकड़ा ही बता दीजिए, थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं। 3 सीटों मैक्सिमम, 2 या 3। आपको लग रहा है 2 या 3 सीटों का नुकसान? हाँ। मेरे को लग रहा है कि 2 सीटों का नुकसान मैक्सिमम हो सकता है, बाकी तो मैं एक ही मान के चल रहा हूँ, चांदनी चौक वाली 2 सीटें आप ही। और दिल्ली सरप्राइज भी कर सकता है, सरप्राइज कर सकता उसका एक कारण है कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के मसीह हैं। अगर उनके इर्द गिर्द जो इलेक्शन हुआ है, हाँ सेंटीमेंट हुआ, या तो दिल्ली का इलेक्शन मोदी के इर्द गिर्द घूमता था, या फिर केजरीवाल इस बार घूमा है केजरीवाल के इर्द गिर्द। और जितना मैं रहा हूँ दिल्ली में, वहीं पीएचडी कर रहा हूँ, तो जो मतलब बस्तियाँ या जो छोटी क्लास है वो केजरीवाल उनका मसीहा है ना, जितनी उसने फ्री भी या जो चलो भी। फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि मोदी को एज दे रहे हैं। बैठे हैं हाँ। तो 2 सीट। अब बचे 4 सूबे, जम्मू कश्मीर 3 सीटों की, कश्मीर की 3 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रही बीजेपी, लद्दाख की सीट लूज करने की बात हो रही है और जम्मू से भी एक सीट निकल के आ रही है। तो आपका क्या? मैं 2 सीटों का नुकसान जम्मू कश्मीर से बीजेपी को, 2 का ही रहेगा इससे। तो 2 आप लिखिए। आपका कोई इसमें लद्दाख दी हार जूगी बस। आप जम्मू की सीट को नहीं मान रहे? ना जम्मू जीत जूगी, जम्मू जीत जाएंगे, तो ये एक सीट का नुकसान। उधमपुर की सीट है शायद वहाँ पे, जिसके बारे में बोला जा रहा है, पता नहीं मुझे उसका क्या होगा। मेरे को भी वही सुनने को मिल उस रहा पे है। बहुत ज़्यादा कांग्रेस को वोट हुई है और उसमें रिजर्व सीट है, उस वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा चला है। ठीक है, अब सूबे 2 ऐसे जिन्होंने पूरे मुल्क को एक रास्ता दिखाया, किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन ने न सिर्फ 2020-21 के किसान आंदोलन ने कोरोना और मोदी
उस सब की कमर तोड़ी। और बल्कि जो राम मंदिर 22 जनवरी को मुझे याद है, 22 जनवरी के बाद सब सो गए थे और ऐसे लग रहा था कि कुछ होगा ही नहीं, लेकिन 13 फरवरी का आप वो दिन याद करिए, किसान आए और उन्होंने एक फाइट दी और उस फाइट में बहुत सारे उनको बदले में जो मिला वो बहुत सारे आंसू गैस के गोले, रबड़ की गोलियां, बहुत सारे लोग आपकी यूनिवर्सिटी से भी वहाँ पर थे, नौजवान जो मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग थे। और एक पंजाब और हरियाणा ने जिस हिसाब से दोबारा राम मंदिर के नैरेटिव को ब्रेक लगाई, वो मेरे को लगता है कि ब्रेकिंग पॉइंट 13 फरवरी और 21 फरवरी जब शुभकरण सिंह की डेथ हुई। आपको क्या लगता है कि जो हरियाणा और पंजाब के किसानों ने जो करके दिखाया, क्या उससे विपक्ष को, हालांकि अपोजिशन क्रेडिट नहीं देगा, उनके अपने नेताओं को चमकाना होता है, उनको वो बोलेंगे कि हमारे नेता ने ये जादू की छड़ी चला दी, लेकिन सच्चाई ये है कि नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा एक भी लड़ाई सड़क पे नहीं लड़ी। और ये किसान थे, मुसलमान थे, दलित थे, 2 अप्रैल का आप याद करिए, CNRC का प्रोटेस्ट याद करिए, किसानों का आप याद करिए, 2 आंदोलन, और पहलवानों का याद करिए, नौजवानों का अग्निपथ आंदोलन याद करिए। तो एक पूरी जो आंदोलनों के जो लोग थे उन्होंने इतना ज़्यादा रजिस्ट किया है, हालांकि उन पर क्रैकडाउन सबसे ज़्यादा। आपको क्या लग रहा है कि क्या हरियाणा में जो किसान आंदोलन हुआ है उसका असर दिखेगा? उसका असर तो पूरे देश में दिख रहा है। जो मीडिया में राम मंदिर ही चल रहा था कि यार कोई स्पेस ही नहीं बची थी, सुबह शाम यही चल रहा था, तो कुछ दिन वो नैरेटिव ही गायब कर दिया उन्होंने। 10 दिन किसान आंदोलन की चर्चा चली है ना, सरकार भी कभी बात कर रही है कभी नहीं कर रही है, और उसका काफ़ी असर दिखेगा। हरियाणा में मैं मान रहा हूँ, मैं हरियाणा सूबे से आता हूँ, ज़्यादा टाइम भी लगाया मैंने, मैं मान रहा हूँ 5-6 सीटें, 4 तो है ही हैं जिन पे कोई बात नहीं है। मैं फरीदाबाद और गुड़गांव भी कांग्रेस को लग रहा है वैसे। ऐसे तो फिर 9 सीटें हो जाएंगी अगर हाँ, सिर्फ करनाल की सीट क्लियर है। ऐसा हो सकता है, बट फिर भी 5-5 50-50। अच्छा, आपका 4 सीटा नहीं यार, 4 सीटा, तो आप मतलब 5 लिखिए। अब मैं उस सूबे से आता हूँ तो मैं तो थोड़ा ज़्यादा 6 सीटें दे रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी 5 लिखिए क्योंकि यहाँ पर लोग 4 सीटों की बात भी कर रहे हैं। पंजाब में बीजेपी को मुझे नहीं लग रहा कि कोई सीट होगी। संदीप, अब मैं आपसे बात करूँगा, आप ग्राउंड पर घूमे, मैं भी गया। खडूर साहब की सीट मेरे हिसाब से आज के समय में क्लियर है, अमृतपाल सिंह जीत रहे हैं। अमृतसर की सीट का मुझे लगा कि वहाँ पर अनिल जोशी अकाली दल के और कांग्रेस के जो ओझला हैं, हाँ, उनके बीच में फाइट है। और जलंधर पे मुझे लगा कि चन्नी की एक एज है, लेकिन फाइट में चन्नी भी हैं। आप अगर इन 3 सीटों के ऊपर आप बोलना चाहें। बेसिकली मसला ये है ना कि पहले अगर हम देखें कि ये पहला लोकसभा चुनाव है जब बीजेपी और अकाली दल अलग में नहीं है, ठीक है। 1996 के बाद पहला है। बीजेपी अलग लड़ रही है, अकाली दल अलग लड़ रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट हो चुका है, गांव देहात में बीजेपी की एंट्री नहीं है। तो शुभकरण की मौत के बाद तो वैसे ही हर गांव में, बहुत से गांव में बैनर लगे हुए हैं। आप पंजाब में कहीं भी चले जाइए तो आपको लोग ये बोलते हैं कि हम किसी को भी वोट दे देंगे, बट हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। एक मिनट में रोकना चाहूँगा, आप कैमरा वाले साथी को मैं कहूँगा कि एक बार थोड़ा सा आगे आ जाएं, क्योंकि जो ये फ़ोन होते हैं, ये जो पीछे लाइट आ रही होती है उसको हैंडल करने में बहुत बदमाश होते हैं और आपको लाइट की दिक्कत आ रही होगी। तो अगर हम बात करें, आपने कहा कि अलग लड़ रहे हैं और बीजेपी को वोट नहीं पड़ेगा, मैं थोड़ा सा नैरेटिव पे बात करेंगे, लेकिन हम सीट वाइज एक बार के लिए मार लेते हैं। मेरी गिनती अगर मैं कहूँ तो 9 सीटें बीजेपी, 9 सीटें जो मिल रही हैं वो इंडिया अलायंस यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिल रही हैं, हालांकि दोनों अलग लड़ रहे हैं। 9 सीटें मैं इनको मान रहा हूँ, और 3 सीटों पे मैं क्लियरली ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं नई जो राजनीति है, पंथक राजनीति है, उसका जो विरोध की राजनीति रही है, आंदोलन की राजनीति रही है, उसका उभार मैं देख रहा हूँ। और एक सीट पे मुझे लग रहा है कि अकाली दल उसको रिटेन करेगा। आपका क्या गिनती मिनती है इसमें? नहीं, मुझे लगता है कि जो इंडिया अलायंस है, बेसिकली पंजाब में तो अलायंस नहीं है, हाँ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 10 से 11 सीट पंजाब में जीत सकते हैं। मैम, अच्छा, अब अगर हम बात करें आप साइट, हाँ, मुझे लग रहा है कि पटियाला कांग्रेस ले जाएगी। हाँ, संगरूर सिमरनजीत सिंह मान, संगरूर में मीत है मुझे लगता है। आपको लग रहा है? अच्छा, और फरीदकोट में मुझे लग रहा है कि, संगरूर की अगर हम चर्चा करें तो संगरूर में ये है कि जो विरोध वाला वोट है वो डिवाइड हो रहा है। मलेरकोटला अगर हम जाएं तो मुस्लिम वोट है, जो मेरी जो समझ है, जो मेरी लोगों से बात हुई है, वो कांग्रेस के फेवर में वैसा, लेकिन वैसा ही नुकसान तो लाभ सिंह गोकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो जा रहा है, वैसा ही नुकसान धुरी में हो जा रहा है, वैसा ही नुकसान नरेंद्र बराज की संगरूर कॉन्स्टिट्यूंसी में हो जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ संदीप, संगरूर की सीट पे मैं बहुत क्लियर हूँ। उसका रीजन ये है कि मैंने बरनाला का बस अड्डा निकाला है
और उस बस अड्डे में मैं ऐसे नहीं हूँ कि 5-7 लोगों से बात करके रुक जाता हूँ। जब मैं बस अड्डा निकाल रहा होता हूँ किसी सीट का तो मैं 70 से 80 लोगों तक जाता हूँ। मैं 2-3 घंटे ही पड़ा रहता हूँ वहाँ पर और कंडक्टरों से लेकर और सारा बात करता हूँ मैं। नहीं बेसिकली हमने भी बहुत से लोगों से बात की है, मतलब ये चलो मलेरकोटला में हमने 40-50 लोगों से बात की है, दूरी में संगरूर- हमने बहुत से लोगों से बात की है। और वो लोग बेसिकली जो आम आदमी पार्टी का जो एक लॉयल पहले सपोर्ट बेस था वो उनसे कट के तो मतलब वो कांग्रेस की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है, ठीक है जी। और बहुत से लोग मतलब जिन्होंने सिमरनजीत मान को पिछली बार वोट दिया था, ठीक है चलो, जी। आप सिमरनजीत मान को वोट देने का जो कारण था पिछली बार, दीप सिद्धू की मौत हुई थी, सिद्धू मूसेवाला की मौत हुई थी, और वो सिमरनजीत मान के फेवर में वो एज जो है वो देखने को नहीं आपकी मिला। बार अमृतपाल और से सिमरनजीत सुनो मान के सुनो जो सुनो बयान सुनो बहुत से आए हैं, मतलब उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कल फिर बयान दिया शायद कि मतलब मैं तो खुद ही जीता हूँ, ठीक है, मुझे किसी और का वो नहीं मिला, फायदा नहीं मिला। तो उन चीजों का भी जो नुकसान हो रहा है सिमरनजीत सिंह मान के, और उनके बारे में ये कंप्लेन भी है कि वो जीतने के बाद आए भी नहीं है। तो तो पिछली बार तो उनका एक वीडियो चल गया था जिसमें वो कह रहे थे, मतलब उनका एक वीडियो वायरल होता है कि मतलब मेरी कौम मुझे हरा देती है, मोदी को उसकी कौम हरा देती है। इस बार वैसा एज कोई नहीं है, हालांकि लोग बिल्कुल उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लग रहा कि सिमरनजीत मान जीत रहे हैं। चलो मैं सिमरनजीत सिंह मान को जिता रहा हूँ। मैं इसमें 600 यूनिट बिजली भी है कि ये महिला वोट, ये मत भूलिए कि वो हाँ। आम आदमी पार्टी को जाएगी। और चलो। संगरूर ऐसा है जहाँ मतलब बहुत छोटी किसानी है ना, 3-4 एकड़। और वहाँ पर किसान यूनियंस का भी बहुत ज्यादा रोल है। और मतलब किसान यूनियन हम ज्यादा बात कर, कहा जा रहा है कि वो किसी साइड पर, किसी विशेष साइड की तरफ भुगत रहे हैं वो। अच्छा, फरीदकोट मुझे लग रहा है कि सरबजीत सिंह खालसा। हाँ, सरबजीत खालसा और करमजीत अनमोल में टक्कर है। सरबजीत खालसा को मैं तो एचजी मान रहा हूँ, क्योंकि जैसे लोगों से बात की है, अगर हम देखें कि ये जो रीज़न है ये फार्मर प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा एक्टिव रीज़न है, ठीक है जी, यहाँ पर फार्म यूनियंस काफ़ी ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग होल्ड उनका है। तो वहाँ जो लोग थे जो किसी टाइम पे किसान आंदोलन में थे, यही लोग दीप सिद्धू के साथ थे, यही लोग अमृतपाल का सपोर्ट कर रहे थे, जिनको मतलब पंजाब में जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो ये लोग निकलते हैं उसकी सपोर्ट के लिए, कुछ अच्छा हो जाना चाहिए, कुछ अच्छा हो जाना चाहिए। और हरियाणा की सीटों के ऊपर मैंने इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, हम बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप बहुत शॉर्ट। सरबजीत खालसा के फेवर में ये बात है कि लोगों के मन में ये बात चल रही है कि इनके पिता ने कुर्बानी दी है, तो हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। बठिंडा सीट नहीं, मैं बठिंडा नहीं गया तो मैं कुछ नहीं। बठिंडा सीट पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जीत मोहिंदर सिंह ऊपर उठ रहे हैं और गुरमीत खुडिया तीसरे नंबर पर रह सकते हैं, लेकिन अकाली दल को एक सर्टेन एज मानी जा रही है। उनका कैडर है, सारा जोर लगा हुआ है, पैसा है। तो अकाली दल एक सीट जो अकाली दल जीत सकता है, श्रोमणी अकाली दल, जिसको हम ट्रेडिशनल अकाली दल बोल सकते हैं, उसका कहीं ना कहीं एक सीट उनकी क्लियर है। 3 सीटों में फाइट में भी है, और उसमें फिरोजपुर में भी और अमृतसर में भी और अनंतपुर साहब में कुछ भी हो सकता है। प्रोफेसर चंद्र कुछ भी कर सकते हैं जी। अब बात करते हैं फिरोजपुर का, बात आई गई कि वहाँ पर फाइट में है, लेकिन शेर सिंह गुभाया एक बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, राय सिख वोट हैं, तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि फिरोजपुर में कांग्रेस, उनका एरिया बहुत लिमिटेड है, ये तो है रायसिक है, बट उसमें फाजिलका को छोड़ दे, उसके बाद उनकी पहुंच नहीं है, उस तरह के लीडर नहीं है कि यार अगर पार्टी सत्ता में होती तो जी जाते हैं, बट जी ऐसे लग रहा था मेरे को है, वो ऐसी बात नहीं है। तो अच्छा, आपको अगर हम बात करें होशियारपुर और गुरदासपुर बीजेपी जीत जाती थी, अब की बार लोकल कैंडिडेट भी है, लेकिन सिख वोट चाहिए होता था, अकाली दल का अलायंस होता था, क्या लग रहा है? नहीं, बीजेपी का तो वहाँ कोई चांसेस नहीं है, वो कांग्रेस और अकाली दल में फाइट है और कांग्रेस को एज है। और होशियारपुर आम आदमी पार्टी। अच्छा, और सेंट्रल पंजाब यानी कि लुधियाना, अनंतपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब? फतेहगढ़ साहिब आम आदमी पार्टी को क्लियर है, उसमें कोई बात नहीं। और अनंतपुर साहिब? यहाँ फाइट आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल। और अगर सीट क्लियर नहीं है अभी तक। लुधियाना में आवाज ये आ रही है कांग्रेस को एज है थोड़ा सा। बात ये है ना कि अगर हम देखेंगे इस इलेक्शन में, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इनका मतलब बेसिकली जो पहले बीजेपी जो अर्बन सीट्स थी वहाँ पर उनका मतलब ठीक ठाक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था, लोगों में काम करते थे, और अकाली दल जो देहाती जो क्षेत्र था वहाँ काम करता था। अब इनके पास वो जो जॉइंट फोर्स थी अब वो नहीं इनके पास बची, और कांग्रेस के पास ये एज है कि उनका मतलब गांव और शहर दोनों में ही सेम तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी भले ही 2022 में बेब में मतलब इन्होंने 92 सीटें निकाल ली हों, अगर लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें, ठीक है, लुधियाना की बात करूँ, आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन में घुस जाते हैं। लुधियाना सीट ओवरऑल बात करूंगा ना, तो लुधियाना का सीट का चलो आप नहीं बात करें। राजा वडिंग को मतलब राजा वडिंग को बोला जा रहा है कि राजा वडिंग को एज है। मेरे को लगता है कि वहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट है। नहीं, बीजेपी मुझे लग रहा है कि कहीं चौथे नंबर पे न खिसक जाए, मैं ये ओपनली बोल। अच्छा, मेरे को लग रहा है कि पर मैं बोल रहा हूँ कि मतलब हाँ चौथे नंबर पर जा सकती है।
मेरे को लग रहा है कि वहाँ पर जो पप्पी पराशर हैं आम आदमी पार्टी के, उनका चुनाव बहुत मजबूत मुझे लग रहा है, और उनकी जो जीत हुई थी वो भी बहुत बड़ी जीत थी। और मुझे लग रहा है कि पप्पी पराशर और राजा वड़िंग का मुकाबला। क्योंकि पप्पी पराशर वहाँ की पॉलिटिक्स को समझते हैं। बीजेपी का एक तो यह है कि बिट्टू को बाहर से लेके आना, बीजेपी का जो आरएसएस कैडर है ना, उस तरह से नहीं है कि लोग उनको ताने भी दे रहे हैं, थोड़ा सा वो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल रहे हो, फोन नहीं उठाते थे, ये राजा वड़िंग ने बरता भी इसको अपने स्लोगन में। चंडीगढ़ की सीट रह गई, मतलब अब अगर ज्ञान इसको नंबर गेम में कन्वर्ट करना हो, जैसे जो नंबर मैं दे रहा था 9 सीटों पे मैं कह रहा था कि आम आदमी और कांग्रेस, 3 सीटों पे मैं कह रहा था कि नई तरह की पंथक पॉलिटिक्स, और 1 सीट पर मैं कह रहा था अकाली दल। मैं 8 मान के चल रहा हूँ इसको, 8 ही। अच्छा, 8 आम आदमी और बीजेपी, कांग्रेस, हाँ 2 पे पंथक, हाँ, ठीक है, और 3 पे अकाली दल। तो आप ये मान के चल रहे हैं बेसिकली बीजेपी की कोई सीट नहीं है, तो पंजाब तो उस इसको हम उसमें रख लेते हैं, ग्रे एरिया में। अच्छा। और अगर चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में मेरा अंदाजा है कि जो संजय टंडन है उसके पास एक एज है, लोकल आदमी है, और मार्केट तक की रेहड़ियों वाली, मार्केट की में जो रेहड़ियाँ लगाते हैं उनको तक जानते हैं। उनकी पहुंच अच्छी है, उनका जो परिवार है पूरी तरह से लगा हुआ है। मनीष तिवारी ने जिस तरह से इलेक्शन लड़ना चाहिए था, मुझे लग रहा है कि जीती हुई सीट थी, उस तरह से इलेक्शन नहीं लड़ा है ना, उसने कोई इस तरह का मतलब मैनेज क्या किया। अगर हम इसको बोलें कि आप अगर सीधा बोल दें कि कौन जीत रहा, कौन आ रहा है? चंडीगढ़, हाँ। टंडन जी, टंडन जीते, कोई और साथी? टंडन ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟੰਡਨ ਦਾ ਕੰਪੇਨ ਵਧੀਆ, ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ, ਹਾਂ। ਤਿਵਾਰੀ ਮੂਰਖ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਹਾਰ। अगर तिवारी मूर्ख होंगे अगर हार गए तो वो किसान आंदोलन के इलेक्शन नहीं लड़ा है, उनको सपोर्ट मास सपोर्ट था आम आदमी पार्टी का और उस तरह का। चलो, तो अब अगर मैं नंबर की बात करूं तो आपने नोट किए थे कि कितनी सीटों का नुकसान आप देख रहे हैं? बीजेपी को हाँ, अभी हम काउंट कर लेते हैं इसको। तो ये ऐसी गिनती मिनती हमने की है जिसमें कोई वेव का असर हम नहीं देख रहे हैं, या फिर कोई एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं देख रहे हैं। टोटली अगर हम बात करें तो इस सारे मामले में हम वो असर देख रहे हैं, वो चीज़ें देख रहे हैं जिसमें वहाँ की लोकल चीज़ें बहुत असर डाल रही थी, और वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, कैंडिडेट के लेवल पर चीज़ें घटी हों। उसमें एक चीज़ और ऐड करनी है जिस पे हम सुबह बात कर रहे थे, एग्जिट पोल की। मैं बोल रहा हूँ एग्जिट पोल अगर 280 या 282 पे आया तो बीजेपी इसमें कम से कम 30 या 35 सीटें कम होंगी इसकी। हाँ, अगर वही एग्जिट पोल 320 पे पहुंच गया तो फिर 20 या 25 ज़्यादा हो सकती हैं। एक ये ट्रेंड रहेगा एग्जिट पोल का। एग्जिट पोल का इलेक्शन क्लियर नहीं है कि, है ना, खुश्क है मौसम की तरह। और अगर हम बात करें इसकी कि आप कौन से ऐसे नुक्ते गिनवाना चाहते हैं जो बीजेपी की ये सीटें घटा रहे हैं? आपने 14 नुक्ता एक सूत्र प्रोग्राम भी बनाया था। 14 तो अब नहीं उसमें हम कह पाएंगे, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। एक तो बीजेपी का कोई सिंगल नैरेटिव नहीं चला, जैसे 2014 में तक कांग्रेस को हराना है, ठीक है, 19 में बालाकोट या नेशनलिज्म है ना, देश देश। मोदी का कोई पहला तो कोई नैरेटिव नहीं चला। दूसरा ये यहीं से शुरू हो गया था किसान आंदोलन से, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड आया, ठीक है, उसके बाद राजपूतों का प्रोटेस्ट आया, और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट रिप्लेस नहीं किए जिनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद जैसे गठबंधन ने इलेक्शन लड़ा है ना, अनएम्प्लॉयमेंट में और महंगाई पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, है ना, 3 चीज़ें ये इसमें ऐड कर लो। और उसके बाद मोदी का जो साइकोलॉजिकली डाउनफॉल है ना, जैसे एमएम फैक्टर पे, है ना, मछली, मीट, मुस्लिम, ठीक है, उसके बाद मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस खोल के ले जाएंगे, साइकिल ले जाएंगे। तो उसमें थोड़ी सी जो एक लिबरल वोटर होता है ना, जो मतलब देश सीरियस भी लेता है कि हम देश को समझते हैं, वो थोड़ा सा डिमोरलाइज हुआ है जो मोदी कर। हाँ, आप संदीप आंकड़ा गिन चुके होंगे। बेसिकली ज्ञान जी का जो एस्टीमेट है उसके हिसाब से बीजेपी की 54 के करीब सीटें कम हो रही हैं। तो 303 सीटें और वही 250 पे आके बीजेपी वही खड़ी हो गई है। अब इसमें 250 सीटों के ऊपर जब खड़ी है तो ये एक कंजर्वेटिव आइडिया के साथ हमने कोशिश की है कि हमने इतनी सीटें घटाई हैं। अगर जो वोट बात कर रहे हैं पत्रकार या विश्लेषक कि भाई 10 में से 1 आदमी मिल रहा है, और ऐसी कोई वेव दिखी उत्तर प्रदेश में जैसे बताया जा रहा, बिहार, महाराष्ट्र, अगर नुकसान थोड़ा ज़्यादा हो गया तो ये नंबर 230 हो सकता है, 220 भी हो सकता है। इसमें 3 स्टेट है, महाराष्ट्र जैसी बोल रहे हैं हम, फिर भी बीजेपी को दे के चल रहे हैं ना। हाँ। बिहार और उत्तर प्रदेश सरप्राइज कर सकता है। मैं भी कह रहा हूँ पहले दिन से जब तो सिलेक्शन 250 सीट अगर बीजेपी को आती हैं हाँ। तो एनडीए आराम से सरकार बना लेगा। इंडिया सरकार तो आराम से बनवा लेगा, ये कह नहीं सकते। उनके पास अलायंस में कौन कौन है? एनडीए कह रहा हूँ, एनडीए की बात कर रहा हूँ मैं। जेडीयू का कोई भरोसा नहीं है जिस तरह की खबरें आ रही हैं, ठीक है। टीडीपी के बारे में आप जानते ही हो। हाँ। तो उसके पास कोई बड़े अलायंस पार्टनर नहीं है, छोटे छोटे हैं जो
जितने भी हैं वो खुद ही अपनी सीटें आ रहे हैं ना। RLD एक सीट हार जाए शायद, बिजनौर के हार सकती है, ठीक है। उसके बाद राजभर साहब हार सकते हैं, अनुप्रिया पटेल अनुप्रिया पटेल हार सकती है। तो LJP जो चिराग पासवान है वो बहुत सारी बहुत सीटें, सारी पाँच सीटें पाँच सीटों में से कम 3 सीट 3 या 4 सीटें वो लूज कर रहे हैं। तो NDA के पास है नहीं है कुछ के, कहाँ से लाएंगे, है ना। और इस जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं, जैसे खबरें आ रही हैं कि ममता से बात हो रही है, TDP से बात हो रही है, YSR से बात हो रही है उनकी। तो सरकार तो लग रहा है कि खींच के बना लेंगे। अगर 230-40 पे अट गई तो फिर मुश्किल हो जाए, तो सरकार नहीं बनी। उनको 250 से प्लस तो करना ही पड़ेगा। तो हमारा जो एग्जिट पोल तो नहीं कहेंगे, हमारा जो एक गिनती मिनती का जो ये पूरा मामला था, रिपोर्टर और जो लोग विश्लेषण करते हैं, क्योंकि बातचीत हम ग्राउंड पे जब जाते हैं तो कुछ चीज़ें महसूस करते हैं और अपना फीडबैक, और हमने कंजर्वेटिव तरीके से इसको किया है, तो उसमें यही लग रहा है कि 250 पे आज के समय पे बीजेपी टिकी हुई है। जो डाटा था, जो आंकड़ा था 260 का, अब 10 सीटें लोग और घटा दे रहे हैं, 250 पे खड़ी है। और लोग कह रहे हैं कि अगर 250 सीटों पर बीजेपी खड़ी है तो उसको NDA को सरकार बनाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि बीजू जनता दल, चंद्रबाबू नायडू, जगन रेड्डी ये बड़ी भूमिका में आ सकते हैं, और कोई भरोसा नहीं है कि ममता बनर्जी भी उनके साथ चली जाएं। तो ये एक अलग किस्म का गणित भी है। हालांकि नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति बनेगी या नहीं बनेगी, ये एक अलग से डिबेट का विषय है। तो ये सारी गिनती मिनतियाँ, ये सारी चीज़ें 4 जून की रात के लिए छोड़ते हैं, और अभी के लिए हम 250 के ऊपर बीजेपी का चैप्टर क्लोज करते हैं।